हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्रियम्बल। लेकिन प्रियम्बल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ स्केड्यूल्स हमारे रह गए हैं, कुछ अनुसूचियाँ हमारी रह गई है, पहले हम उससे फिनिश करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को, जो कि हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। गुड मॉर्निंग नलिन, आकांक्षी, संदीप, जया, युवराज, कोमल, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था शेड्यूल 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, ये 6 अनुसूचियां क्या क्या थी उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। बाकी की बची हुई 6 अनुसूचियों को अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर प्रियम्बल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। नेक्स्ट है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 या फिर जिसे हम कहते हैं अनुसूची 7, अनुसूची 7। इसमें क्या है? तो इसमें है दोस्तों, याद रखिएगा, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी इसमें क्या है, केंद्र राज्य संबंध, या फिर यू आप कह सकते हैं फेडरल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, और इस 7th शेड्यूल में क्या दिया गया है? 7th शेड्यूल में तो याद रखिएगा, इस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये जो यूनियन लिस्ट है, याद रखिएगा, इसमें 3 लिस्ट है। एक आपका यूनियन लिस्ट या फिर जिसे हम कहते हैं संघ सूची। इस संघ सूची में कितने विषय हैं? इस संघ सूची में याद रखिएगा कुल 100 विषय, 100 सब्जेक्ट हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट, यानी जिसे हम कहते हैं राज्य सूची। इस स्टेट लिस्ट राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो आपको पता होना चाहिए, राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं, 61 सब्जेक्ट हैं। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। जब इस समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसमें कितने विषय हैं? कुल 52 विषय हैं, यानी कि 52 सब्जेक्ट हैं। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं? 100 सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में 61 और कंकरेंट लिस्ट में कितने? 52। इस यूनियन लिस्ट में जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? इस पर कानून बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट को। स्टेट लिस्ट के अंदर जो विषय हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? स्टेट को। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो 52 सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? सेंटर और स्टेट दोनों। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों को क्या है यहां पर, इसमें मतलब कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन आपको मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके द्वारा क्या होता है, 5 सब्जेक्ट कौन कौन से? फॉरेस्ट, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजरमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये 5 विषय थे जिसको क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, याद रखिएगा, वो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके पहले स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? 66। उसके बाद कितने आ गए? यहां पर कितने आ गए? 52, यानी कि यहां पर पहले कितने थे? 47। ये सब जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन जब पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से विषय हैं, कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से विषय हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से विषय हैं। ये हम डिस्कस करेंगे जब सेंटर स्टेट रिलेशन एक पूरा टॉपिक होगा, उसके ऊपर वहां पर डिस्कशन करेंगे कि जैसे रेलवे है, डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, सिटीजनशिप है, एटॉमिक एनर्जी है ना, ये सभी किसमें हैं? ये सभी आपके
यूनियन लिस्ट में है, जैसे पुलिस है, प्रिजन है ना, हेल्थ एंड सैनिटेशन है, डिस्पेंसरी है, ये सभी किसमें है, ये सभी आपके किसमें है, स्टेट लिस्ट में। एग्रीकल्चर है, स्टेट लिस्ट में है। उसी तरह आपको जो बताए सब्जेक्ट, वो सभी किसमें है, कंकरेंट लिस्ट में है। कौन, फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, वाइल्ड लाइफ है ना, ट्रेड यूनियंस हैं, और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, न्यूज़पेपर है, ये सभी किसमें है, ये सभी आपके कंकरेंट लिस्ट में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि इस तीनों में से कहीं नहीं है, ना तो यूनियन लिस्ट में, ना ही स्टेट लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में, तीनों में से किधर भी नहीं है, तो उसका क्या, तो याद रखिएगा उसे बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट और रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन whom रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट और यू कैन से सेंटर। यानी कि जो आपका अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित होगी, अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होगी। यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा, उस पर कानून बनाने का अधिकार याद रखिएगा किसे होगा, उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को होगा, यानी कि पार्लियामेंट को होगा। क्लियर है। यूटी, गोलू बघेल जी, यूटी के अंदर मैंने बात करी थी, है ना, यूटी में क्या होता है आगे भी हम बात करेंगे। जो यूनियन टेरिटरी होता है, जैसे बात करें दिल्ली एंड पुडुचेरी है, उसके लिए अलग स्टोरी है, ठीक है। बाकी का जो यूटी है जहां पर लेजिस्लेचर अभी नहीं है, वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा किया जाता है ना? जब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे यूटी में कैसे होता है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताइए। संदीप, आप क्लासेस को देखो, है ना, कहीं पर कोई डाउट हो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछिएगा। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, शेड्यूल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हेलो कौशल, मनशीष, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ, है तो बताइए। हाँ जी, कैन आई मूव। चलिए, अब देखिए जो मैं नेक्स्ट आपको जो अभी स्केड्यूल कराने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां से ये डिफेंस एग्जाम में ना कई बार यहां से सवाल पूछा गया है, अलग अलग पेपर में। जैसे हम बात करें सीडीएस में ही कई बार पूछा गया है, सीएपीएफ में कई बार पूछा गया है, एनडीए में कई बार पूछा गया है। अलग अलग सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं अभी आपको बताएंगे। अनुसूची 8 अनुसूची 8 में क्या है, तो इसमें है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं। याद रखिएगा ओरिजिनल, इसमें ओरिजिनली कितने लैंग्वेज थे, ओरिजिनली 8 लैंग्वेज थे, सॉरी 14 लैंग्वेज थे। ओरिजिनली कितने लैंग्वेज थे इसमें, 8 लैंग्वेज थे, यानी सॉरी 14 लैंग्वेज थे, यानी कि 14 भाषाएं थी। शेड्यूल 8 है ना, इसलिए बार बार 8 निकल जा रहा है। इसमें ओरिजिनली कितने भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेज है, यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज है, यानी कि 22 लैंग्वेज है। इसमें याद रखिएगा कि कौन सी भाषा नहीं है, इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसमें इंग्लिश नहीं है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं, याद रखिएगा इसमें इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। इंदु, क्या है डाउट आप पूछ लीजिएगा, जस्ट इससे हमें फिनिश कर लेने दीजिए, फिर आप पूछ लेना। और संदीप, लास्ट में आप वो चीज जो आप जानना चाह रहे हैं लास्ट में आप पूछ लेना। दीक्षित, विशाल जी, नहीं 100 है लास्ट आइटम जो है ना, उसका नंबर 97 है ना, लास्ट जो उसमें आइटम है उसका नंबर 97 है। लेकिन अगर टोटल हम उसके अंदर सब्जेक्ट की बात करें, टोटल विषय की बात करें तो 100 है, ठीक है। दीक्षित, तो मैं कोशिश करता हूं, एक बार बात करता हूं इसके ऊपर, है ना, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसमें ओरिजिनली कितने लैंग्वेज थे? 14 थे। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कौन सी भाषा इसमें नहीं है? इंग्लिश नहीं है। अब इसका मतलब यह नहीं समझना कि ये यूनियन और स्टेट का, यूनियन का ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा नहीं समझना। यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज की ये 22 के 22 लैंग्वेज में मतलब बातें होती है कोई भी केंद्र सरकार में, इसका मतलब ये नहीं है। 8वीं अनुसूची जो इसमें ये 22 लैंग्वेजेस को इसने मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा की वो दी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि केंद्र जो है, केंद्र यूनियन के अंदर जितने कार्य होंगे ये 22 भाषाओं में होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान के अंदर कुछ अनुच्छेद हैं जो कि भाषाओं से संबंधित है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। एक आर्टिकल है आर्टिकल 343, जो बात करता है, कहता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंडिया। यानी कि जो देवनागरी लिपि में हिंदी है वो भारत की क्या है? आधिकारिक भाषा, यानी कि कार्यालय की भाषा। यानी कि भारत सरकार को अगर किसी राज्य के साथ कोई वार्तालाप करना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, भाई कुछ लेटर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, किस भाषा में लिखेंगे? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ठीक है। रेजिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर जो कि इन तीनों विषयों में, जो कि ना तो यूनियन लिस्ट में है आफ्ताब, ना ही स्टेट लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में, उसका कोई डिफाइन नहीं होता कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट जो है उसमें ये चीजें हैं, नहीं। रेजिडुअरी सब्जेक्ट का मतलब कोई ऐसा विषय आ गया कि जो कि ना तो संघ सूची में है, ना तो राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवशिष्ट विषय। और कौन सा सब्जेक्ट अवशिष्ट विषय के अंदर आएगा नहीं आएगा, अगर इसको लेकर कोई डिस्प्यूट है, वो फाइनल डिसीजन जो होता है ना, फाइनल जो निर्णय होता है कि कौन सा सब्जेक्ट अवशिष्ट विषय में आएगा या नहीं आएगा, उसका निर्णय कौन लिया जाता है? उसका निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बताएगा कि यह विषय रेजिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है। उसका एग्जाम्पल है, जैसे उसका एग्जाम्पल है साइबर लॉज, साइबर क्राइम, है ना, ये सभी किसके अंदर है? ये सभी इसके अंदर आते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी वो आएंगे स्केड्यूल 7 में, जब कोमल जी, जब हम लोग इस मतलब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये 3-4 लेक्चर चलेगा हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन टॉपिक। जब हम लोग सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन को पढ़ेंगे, देन वी विल गो इन वेरी डिटेल, काफी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। याद रखिएगा, मैं बता रहा था आर्टिकल 343 ये कहता है कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ अगर कोई बातचीत करेगी तो वो किस में करेगी? हिंदी में करेगी, ठीक है। साथ ही साथ कोमल बैंक यूनियन लिस्ट में है, ओके। हम लोग जब बात करते हैं, मैं जो समझा रहा हूं प्लीज समझ लीजिए, बाद में अपने डाउट्स आप पूछना, अभी मैं जो समझा रहा हूं समझो। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 ये कहता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यानी कि केंद्र राज्य के साथ कोई कम्युनिकेट करेगी तो वो किस भाषा में करेगी? हिंदी में करेगी। साथ ही साथ वहां पर लिखा गया था उसी में कि जो इंग्लिश है उसको 15 साल तक, आगे 15 साल तक के लिए इंग्लिश जो है उसको भी एज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज के तौर पर यूज किया जाएगा, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगा। कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश का भी अगले 15 साल तक प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 साल के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, फिर कमेटी डिसाइड करेगी उसे क्या करना है, समाप्त करना है या रखना है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, संविधान ने कहा कि हिंदी जो है हमारा, आर्टिकल 343 की हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, तो साउथ के स्टेट्स ने इसके ऊपर क्या किया? साउथ के स्टेट ने इसके ऊपर क्या किया? अपनी आपत्ति जताई, कहा कि ये आप हमारे ऊपर हिंदी क्यों थोप रहे हैं? हिंदी ये तो आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हमारे यहां कोई हिंदी ना बोलता है ना समझता है। अब मान लीजिए साउथ स्टेट्स का कहना क्या हुआ? साउथ के स्टेट्स क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो नॉर्दर्न स्टेट हैं, अगर मैं उनको कहूं कि संस्कृत में कम्युनिकेट करिए, साउथ के मतलब जो नॉर्दर्न स्टेट हैं, उत्तरी राज्य, उत्तरी भारत के राज्य, लाइक उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये सब उत्तर भारत के जो राज्य हैं, अगर मैं कहूं उनके साथ तमिल में आप कम्युनिकेट करिए,
तो उनको कैसा लगेगा? उसी तरह सेम हमारे ऊपर क्यों आप हिंदी थोप रहे हैं? जहां हिंदी जिनको समझना है वो समझे, हमारे ऊपर हिंदी थोपने की क्या जरूरत है? हमें भाई अपने मतलब अंग्रेजी करिए हमारे साथ ना, इंग्लिश आती है हम इंग्लिश में बातचीत करेंगे, लेकिन हिंदी आप हमें कोई लेटर भेजेंगे, अब हिंदी हमें समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है? तो ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर आगे चलकर एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है 1963 में। कौन सा एक्ट आता है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1953 और 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 1963 वो पारित किया गया संसद के द्वारा और कहा गया कि इंग्लिश भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। यानी कि वर्तमान में जो हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या? हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। लेकिन संविधान के तहत हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा? आर्टिकल 343 किसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहता है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को। और अंग्रेजी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन वो संविधान के तहत नहीं बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत, उसके तहत इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 120, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आर्टिकल 120 हमारे संविधान का कहता है संसद पार्लियामेंट के अंदर कोई भी अगर प्रोसीडिंग्स होगा, कोई भी कार्यवाही होगी, वो अब हिंदी के साथ साथ किस में होगी? इंग्लिश में भी होगी। आर्टिकल 120 कहता है ये कि पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर अगर कोई भी कार्यवाही होती है किसी भी चीज का, मतलब कोई बिल, जैसे बिल पब्लिश होता है, कोई अगर मोशन आता है, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो बाद में कौन सी कितनी भाषाएं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। क्या याद रखने की जरूरत है वो मैं अब लिखा रहा हूं। याद रखिएगा, इसमें बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई। तो बाद में कौन कौन सी 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई? तो सबसे पहला जो जोड़ा गया था, याद रखिएगा, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा सिंधी को इसमें जोड़ा गया, सिंधी को इसमें जोड़ा गया। और इससे सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ तीनों में यहां से सवाल पूछा गया इस संविधान संशोधन से। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो तीनों में यहां से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, अच्छा मणिपुरी को ही याद रखिएगा माइती भी बोलते हैं, माइती भी बोलते हैं इसे, मणिपुरी को माइती, और नेपाली, नेपाली, ठीक है, को जोड़ा गया। यानी कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। यस, गरिमा जी ने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। याद रखिएगा, देयर इज नो एनी नेशनल लैंग्वेज। ये मैंने आपको बताया हुआ भी, आई थिंक पहले भी, कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, पहले आप लोग इतना लिखो फिर इसके आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स, फिर हम लोग मूव करेंगे इसके आगे, ठीक है। देयर इज नो एनी नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, मैती हैं आप, गुड। कहां से हैं अमित? क्योंकि नेपाली लैंग्वेज है ना विनय, वो वेस्ट बंगाल के कई सारे रीजन में, जो नेपाल के तराई वाले जो क्षेत्र हैं, जो हमारे मतलब बॉर्डर एरियाज हैं, जो नेपाल के साथ सटे हुए हैं, ठीक है, वहां पर कई, भारत के अंदर कई लोग नेपाली बोलते हैं, है ना, तो इसलिए उसे जोड़ा गया, ठीक है। नो नो नो, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, देयर इज नो एनी नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। आगे चलें, ओके गुड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा बोडो, यानी इसको याद रखने का ट्रिक है बोडमास, है ना, बोडो, डोगरी, बोडमास याद रखना, बोडमास, है ना,
बोडो डोगरी, मैथिली तथा संथाली को जोड़ा गया, तथा संथाली को जोड़ा गया। इसको याद रखने का तरीका है बोर्ड मास, है ना, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। देखिए बोडो कहां बोला जाता है, बोडो बोला जाता है असम में, है ना जी। तुमको आता है बोलने की नहीं? हाँ, कहां गया अमित मैती, तुमको आता है बोडो? ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ये जो डोगरी है, ठीक है ना, डोगरी ये कहां पर बोली जाती है? कश्मीर में। मैथिली जो है, मैथिली ये बोला जाता है आपका दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, मतलब बिहार में एक मिथिलांचल क्षेत्र है, वहां पर आपका बोला जाता है ये, है ना। और संथाली जो है बिहार और झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में, है ना, उसमें बोला जाता है ये संथाली लैंग्वेज। ठीक है। हाँ, नेपाली मणिपुरी कोंकणी के लिए नमक याद रख सकते हैं। ठीक है, यस ज्वाइन कर सकते हैं संदीप, है ना। कई सारे मतलब जॉब हैं जो कि नेपाली लोग ज्वाइन कर सकते हैं भारत में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए एक है क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज है ना, क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें दोस्तों तो टोटल नंबर कितना है क्लासिकल लैंग्वेज का? क्लासिकल लैंग्वेज का टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर 6 है। कौन कौन सा है याद रखिएगा? सबसे पहला तमिल, सबसे पुरानी भाषा, 2004। इसके बाद दूसरा याद रखिएगा संस्कृत, कब है ये? 2005 में इसे डिक्लेयर किया गया। इसके बाद तीसरा है, ठीक है, तीसरा कन्नड़, कन्नड़ ये कब जोड़ा गया? 2008। इसके बाद तेलुगु, तेलुगु इसे भी 2008 में जोड़ा गया किसमें? क्लासिकल लैंग्वेज में। पांचवा है मलयालम, मलयालम इसे कब जोड़ा गया? 2013। और इसके बाद याद रखिएगा ओडिया, ओडिया इसे कब जोड़ा गया? 2014 में। ठीक है, तो यानी कि आपसे ऐसे सवाल बनेंगे कि किस भाषा को कब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक है। हाँ, स्टेट का भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है ना। जब हम लोग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट जी, तब आपसे बात करेंगे इसके बारे में। कोई भी राज्य किसी भी भाषा को कैसे अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है, वो किसी बिहार जैसे, बिहार में एक नहीं 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसी तरह अलग अलग राज्यों के अंदर कहीं पर 7 भी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, वो राज्य के ऊपर, कहीं पर 10 भी हो सकता है ना। हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर जब आएंगे तो। कहां पर आफ्ताब जी ऊपर 7 भाषाएं लिखा है आपने? 8 बताई थी, कहां पर 8 बताई थी? क्लासिकल लैंग्वेज सोनू जी ऐसा लैंग्वेज होता है ना जिसका ओरिजिन बहुत पुराना हो। ठीक है, बहुत पुराना ओरिजिन हो। ठीक है, लगभग 5000 वर्ष के आसपास से पहले से भाषा ये बोली जा रही हो, है ना। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। एक है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ये किसके अंदर आता है? याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी आपसे सवाल बनता है ये किसके अंदर आता है? तो ये कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपके पेपर में ऐसे सवाल बनते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का जो विभाग है, ठीक है, राजकीय भाषा का जो विभाग है वो किस मंत्रालय के अंदर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ना। इस चीज को भी आप याद रखें। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। फिर हम लोग बात करेंगे इसके बाद 9th शेड्यूल की, बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। अरे आप तब गिनती नहीं आती है आपको, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ऐसे आप सिली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो काउंटिंग सही से करिए, है ना।
अब ये भी मैं सिखाऊं, हाउ टू काउंट लैंग्वेजेस, बताइए। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? आगे चलें नाइन्थ स्केड्यूल पे। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नाइन्थ स्केड्यूल। थोड़ा ध्यान से समझिएगा नाइन्थ स्केड्यूल को, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नवी अनुसूची, ये हमारे मूल संविधान में था? नो। इसमें क्या है तो याद रखिएगा, सम लैंड रिफॉर्म एक्ट, कुछ भूमि सुधार कानून। अभी आपको पता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर पार्लियामेंट ऐसा करे तो बन सकती है, डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। विशाल जी, उसके लिए डिपेंड करता है ना, कि कुछ कुछ ऐसे मतलब स्पेशल कंडीशन हो सकते हैं मे बी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीजें हैं, आधिकारिक भाषाओं से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो क्या करता है, उसको कैसे बढ़ावा देना है, किस स्टेट का कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ये सारी चीजें करता है, वो लैंग्वेज से रिलेटेड काम करता है रागिनी जी। अब आते हैं हम लोग कहां पर, स्केड्यूल 9 पर। स्केड्यूल 9 की बात करते हैं तो ये क्या है, इसमें कुछ भूमि सुधार कानून है। क्यों जोड़े गए हैं इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन कब जोड़ा गया इसे याद रखिएगा। इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ा गया, और इस दौरान याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम कौन थे इस समय, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे इस समय, प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे। ठीक है, अब ये क्यों जोड़ा गया था याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर पहले क्या था कि बहुत सारे कानून, मतलब बहुत लोगों के पास क्या था, बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी जमीन थी, यानी कि भारत के अंदर जो जमीन था वो मुश्किल से 5% 10% लोगों के पास ही, मतलब लगभग सारा का सारा जमीन था जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय। तो अब जो जिनके पास जमीन नहीं है उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना, नहीं तो क्या होता कि भारत में अंदर जो एक आबादी ऐसी होती जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, गरीबी के उसमें जी रही है, और कुछ लोग रहते जो कि बहुत अमीर होते। उसके लिए कुछ भूमि, अलग अलग राज्यों ने भूमि सुधार कानून बनाए कि कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम इतने ही लैंड को होल्ड कर सकता है, इतने ही जमीन को होल्ड कर सकता है, बाकी जमीन उससे राज्य ले लेगी। ठीक, याद रखिएगा, उसके लिए अलग अलग राज्यों ने भूमि सुधार कानून बनाए और रिक्वेस्ट किया सेंटर से कि कुछ ऐसा करिए जिससे कि उसका जुडिशियल रिव्यू ना, अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट भी करे, मतलब कि संविधान का अगर उल्लंघन भी करे, तो कुछ हो नहीं, हमारे ऊपर कोई एक्शन ना, वो कानून को निरस्त नहीं किया जाए। सभी राज्यों ने ऐसा कहा, जवाब दिया ठीक है, ऐसा करते हैं, संविधान में एक संशोधन करते हैं, और संविधान में संशोधन करके एक नवी अनुसूची जोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है, नवी अनुसूची जोड़ दिया जाए, और नवी अनुसूची जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसके अंदर भूमि सुधार कानून को डाल देंगे, और मतलब जो भी उस नवी अनुसूची के अंदर अगर किसी कानून को डाल दिया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उस कानून को भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब इसे जोड़ा गया 9th शेड्यूल को, कब, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, और इसमें क्या कहा गया, इसमें कुछ लैंड रिफॉर्म्स डाल दिए जाएंगे, और जो भी लैंड रिफॉर्म एक्ट यानी कि जो भी भूमि सुधार कानून को इस नवी अनुसूची में जोड़ा जाएगा,
भले वो संविधान का उल्लंघन करे, भले वो राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन करे, ठीक है, किसी भी चीज का उल्लंघन करे, उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, उस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक नहीं किया जा सकता है। एज यू नो, हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ऐसे न्यायालय हैं जिसको जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार है। तो पता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना के खिलाफ दंड देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दो न्यायालय को, एक है हाई कोर्ट को, एक है सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह जुडिशियल रिव्यू का पावर भी किसे है? सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, यानी किसी भी कानून की वैधता की जांच करना। अब क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अभी हाल में जैसे मान लीजिए बिहार सरकार ने, अगर कोई बच्चा इसमें बिहार से होगा या न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते होंगे, देखा होगा आपने, बिहार सरकार ने अभी एक रिजर्वेशन बिल पास किया जिसके तहत उन्होंने 75% सीटें रिजर्व कर दी। गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें 75% सीटें रिजर्व रहेगी, जिसका आधार उन्होंने बताया कि जिसका जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमने, मतलब क्योंकि उन्होंने कास्ट सेंसस अभी पिछले साल कास्ट सेंसस कराया था, मतलब उसके बाद इस साल मतलब जो कास्ट सेंसस का क्या हुआ, रिजल्ट आया, कास्ट सेंसस को पब्लिश किया गया, मतलब इसी साल हुआ और उसका कास्ट सेंसस का क्या हुआ, रिजल्ट आया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस मतलब कास्ट का जितना पॉपुलेशन उसको हम उस हिसाब से क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे, जिस मतलब कम्युनिटी का, जैसे एससी एसटी ओबीसी का, ईबीसी का। और उन्होंने एक रिजर्वेशन बिल पास किया जिसके तहत क्या किया कि गवर्नमेंट जॉब में 75% रिजर्वेशन होगा। और अभी रिक्वेस्ट किया बिहार सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने, कि प्लीज क्या आप इसे 9th शेड्यूल में डाल सकते हैं। सेंटर से रिक्वेस्ट किया, क्या आप इस कानून को 9th शेड्यूल में डाल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होगा 9th शेड्यूल में खास, तभी तो रिक्वेस्ट कर रही है, समझते हैं। यानी कि इसमें डाले गए कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं होता था। यहां पर मैंने लिखा था, इसका मतलब क्या है, मतलब अब वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में होता होगा तभी तो मैंने था लिखा है ना। देखिए, दो केसेस यहां पर आपको 9th शेड्यूल से रिलेटेड दो केसेस हैं जिसको कि आपको याद रखना है। एक केस है, मैं अभी मतलब लिख देता हूं, समझा देता हूं, फिर आप लोग लिखना। एक केस है जिसका नाम है वामन राव केस, बस ऐसे वामन राव केस याद रखिएगा, वामन राव केस 1981। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल में डाले गए कानून का, 9th शेड्यूल में डाले गए कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक, अब सवाल उठता है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। हर्ष जी, जुडिशियल रिव्यू मीन्स टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। अच्छा, कहां से हो, चलिए यहां पर क्या है, 9th शेड्यूल की जब बात करते हैं, वामन राव केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो 9th शेड्यूल के अंदर अगर कोई कानून डाला गया उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन कब, ऐसे कानून, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऐसे कानून जो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में जोड़ा गया है। ऐसे कानून जो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में जोड़ा गया है, सिर्फ उसी का क्या होगा, उसी का सिर्फ जुडिशियल रिव्यू होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा।
1973 सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत फेमस केस आता है, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 अभी तक का सबसे लंबा चलने वाला केस है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें 13 जजों के बेंच का गठन होता है, और 13 जजों के बेंच का गठन होता है, और वो 13 जजों ने 7-6 में डिसीजन दिया। जब इनसे सवाल पूछा गया कि क्या पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को, क्या संविधान किसी भी हिस्से को क्या कर सकती है, मतलब पार्लियामेंट जो है संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन जब आता है 24 अप्रैल 1973 को आता है, और 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, लेकिन एक चीज को छोड़कर, और वो क्या है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। यानी वो पिलर, वो खंबा, वह मजबूत पिलर जिसके ऊपर हमारा संविधान बना हुआ है, लाइक सेक्युलरिज्म, लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम, लाइक फेडरलिज्म, और भी कई सारी चीजें हैं। यानी ऐसी चीजें जिसके मूल पर, जिस पर हमारा संविधान बना हुआ है, वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट कोई चेंज नहीं कर सकती, उस बेसिक स्ट्रक्चर में संसद किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती है, बाकी संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया, सर ऐसा कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं था, उस दिन इसका जजमेंट आना था नॉर्मली। अब मान लीजिए अभी एक जजमेंट आया आर्टिकल 370 के ऊपर कुछ दिन पहले, वो कोई ऐसा पर्टिकुलर डेट ऐसा चूज करने के पीछे कोई रीजन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये डेट उस दिन डिसीजन आया इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो गया, चूंकि उसी दिन डिसीजन आया इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि इसी दिन सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन हुआ था, लेकिन ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन हुआ है इसलिए ये डेट लिया गया है, नहीं, ये सब निकाल देना, ठीक। क्योंकि पहले से लोगों को पता नहीं, अरे देखो भारत के महान क्रिकेटर का जन्म हो गया है, इसी दिन डिसीजन देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं तो संविधान जो, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 को क्या कहा कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, मूल संरचना को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है। लेकिन जब सवाल उठा कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पूछा गया कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये हम डिसाइड करेंगे समय समय पर कि कौन सा हिस्सा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है या नहीं है, ये हम डिसाइड करेंगे समय समय पर, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो फिर एक केस आता है एक केस आता है कब, 1980 में, जिसे जाना जाता है मिनर्वा मिल्स केस के नाम से। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मिनर्वा मिल्स केस में, यह कब आता है मिनर्वा मिल्स केस, यह 1980 में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण is part of basic structure of our constitution, is part of basic structure of our constitution। यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो संसद कैसे कह सकती है कि कोई भी कानून का हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते? अगर हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो इन 1981 इन वामन राव केस सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया
कि जुडिशियल रिव्यू चूंकि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन ओरिजिन कब हुआ है? 24 अप्रैल 1973 को। इसलिए 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी कानून को 9th शेड्यूल में डाला गया है तो उसे उसका क्या हो सकता है? उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। हाउ पार्लियामेंट कैन, मतलब कैसे पार्लियामेंट हमारे जुडिशियल रिव्यू को पावर को छीन सकती है? तो यहां पर केस में, इस मिनर्वा मिल्स केस में सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन वामन राव केस 1981, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय कहता है 9th शेड्यूल के अंदर अगर कोई कानून डाला गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। क्लियर? ये विनय जी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, है ना, जब हम लोग फंडामेंटल राइट चैप्टर वगैरह को पढ़ेंगे वहां पर डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी आपको ये केस समझ में नहीं आएगा, अभी बस आप इतना समझो। जब हम फंडामेंटल राइट वगैरह पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे। डीपीएसपी पढ़ेंगे तो मिनर्वा मिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरा। ठीक है, पर बिहार गवर्नमेंट ने क्यों 9th शेड्यूल में रिवीजन एक्ट जोड़ने को कहा कि उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? अभी समझ में आएगा नलिन, जस्ट वेट। जुडिशियरी मींस, जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायपालिका होता है जुडिशियरी का मतलब। सर जी सेक्युलरिज्म तो बाद में जोड़ा गया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हो गया? गोलू बघेल जी आपका सवाल जायज है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया था 1973 में, लेकिन अलग अलग जजमेंट में, अभी देखिए पढ़ रहे इसको, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कब डिक्लेयर कर रही है सुप्रीम कोर्ट? 1980 में। इसका मतलब ये नहीं कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में ये नहीं बताया सर्वोच्च न्यायालय कि हाँ ये चीज है, ये बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। कुछ चीजों को बताया था 1973 में भी, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, और भी कुछ चीजों को बताया कि ये सभी जो है ये सभी हमारे जुडिशियल, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। 8-10 चीजों के बारे में था कि ये चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी। वो कब बताया? वो बताया 1973। लेकिन ऐसा नहीं कि वही 8-10 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में है। उसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में कहती है कि जो जुडिशियल रिव्यू ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। इसके बाद एक केस आता है एसआर बोमई का केस आता है। एसआर बोमई केस में सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? आया समझ में? और सेक्युलरिज्म को कब जोड़ा गया है? 1976 में। ये केस आता है 1994 में। क्लियर है? बिहार गवर्नमेंट वाला अभी समझ में आएगा। उसके लिए उनका अपना कुछ लॉ होता होगा निकुल, है ना, जो एनसीसी में जो लोग हैं उस वो आपको बताएंगे। अभी प्रियम्बल पढ़ेंगे तो बताएंगे सौरभ, अभी हम लोग प्रियम्बल को नहीं पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 125 जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे विपिन। अभी जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और किसी का कोई डाउट? अब चलिए, अब एक सवाल ये उठता है, सर ये बराबर है, ये हमारे दिमाग में समझ में आ गया, आपने इतना बताया मुझे समझ में आ गया कि 9th शेड्यूल जो है उसमें अगर कोई कानून है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये हमें समझ में आया। लेकिन आप ये बताओ, क्या ये 9th शेड्यूल के अंदर कोई जो कानून है, अगर 9th शेड्यूल के अंदर किसी कानून को डाला गया है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर सकता है? क्या वो संविधान का उल्लंघन कर सकता है? ये बताइए। तो दोस्तों एक केस था, फिर से एक केस याद रखना, ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड केस है, जो भी मैं केसेस आपको बता रहा हूं, और ये सभी केसेस बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। याद रखिएगा, जो आपका एक केस आता है फिर आईआर कोयलो केस, आईआर कोयलो केस 2007। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि 9th शेड्यूल में डाला गया कानून संविधान का उल्लंघन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर सकता है, संविधान का उल्लंघन कर सकता है। कैन वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन,
बट 9th शेड्यूल के में डाले गए कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के साथ साथ उसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा। इस चीज को आप याद रखें। रोहित, जुडिशियल रिव्यू का मतलब मैंने कई बार बताया है। कोई कानून बनाया, मान लीजिए पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने, अगर वो कानून हमारे संविधान का उल्लंघन करता है या नहीं, उस संविधान के, उस कानून के संवैधानिक वैधता की जांच करना, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। मान लीजिए कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी एक कानून बनाती है कि आप एसटीज के साथ, उसको जातिगत रूप से उनके साथ कुछ मतलब उनको आप टचेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब छुआछूत को आप बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा कुछ कानून बना दे पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करना। वो कानून संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं, इसको चेक करना, वही क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू। लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू वर्ड, ये हमने दोस्तों कहीं से नहीं लिया, मतलब ये हमारे संविधान में कहीं पर लिखा गया नहीं है। इसका जुडिशियल रिव्यू वर्ड का यूज कहीं पर नहीं हुआ हमारे संविधान में, और ना ही इस जुडिशियल रिव्यू वर्ड का कहीं पर डेफिनेशन है हमारे संविधान में कि जुडिशियल रिव्यू का डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी, टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। ऐसा भी कहीं पर नहीं लिखा गया। मेरे कहने का मतलब है जुडिशियल रिव्यू को ना तो हमारे संविधान में कहीं पर मेंशन किया गया है और ना ही कहीं पर डिफाइन किया गया है। बट जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। और ये जो कॉन्सेप्ट ये हमने कहां से लिया है, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। अब देखिए, अब वर्तमान में क्या स्थिति है, अगर मान लीजिए कोई कानून बनाए और उसे 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया जाए, तो वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर सकती है, बट उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। अगर उसका जुडिशियल रिव्यू हो गई हो और पार्लियामेंट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के द्वारा अगर उस कानून को निरस्त करती है तो कर सकती है, फिर उस कानून को निरस्त किया जा सकता है। लेकिन क्या पार्लियामेंट कोई भी कानून को 9th शेड्यूल में डाल सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सके? यस, डाल सकती है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल यूएसए से लिया गया, इसलिए बिहार सरकार कह रही है कि 9th शेड्यूल में डाल दीजिए इसे, है ना, ठीक है, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे तो भी चलेगा। वो आर्टिकल 136 जो है हम लोग पढ़ेंगे बाद में, विशाल जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, अमेरिका से लिया, यूएसए से। मैटर की बात करेंगे श्वेता, जब हम आएंगे फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, हम लोग वहां पर डिस्कशन करेंगे व्हाट इज मैटर इन दीज केसेस, ठीक है। नहीं, यहाँ पे स्टूडियो में टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है ना, इसलिए अगर मैं कुछ पहन भी लूँ तो गर्मी लगने लग जाएगी, ठीक है। फिर कुछ पहन लो तो फिर टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। सर जो एनसीसी किया हुआ है तो एसएसबी में डायरेक्ट जाता है, रिटर्न नहीं देना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एनडीए के केस में, केजीएस से, है ना। फिर तो पता चला सब एनसीसी करके सीधा इंटरव्यू दे। हाँ, उनके लिए कुछ मतलब वो होता है रिबेट, उनको कुछ मतलब वो मिलता है शायद। हाँ, किसी केस पर किसी कानून का होता है ना हर्ष जी, किसी कानून का। बिहार वाली बात समझ में, बिहार सरकार ने भी एक रिजर्वेशन का कानून पारित किया और कहा कि पार्लियामेंट के से मतलब सेंटर से रिक्वेस्ट किया कि इसे 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, ठीक है, ताकि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन भी करे तो चले, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। जुडिशियल रिव्यू का विशाल, मैंने अभी क्या बताया कि जुडिशियल रिव्यू का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है हमारे संविधान में, ना ही कहीं पर इसका डेफिनेशन है। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार मिलता है पार्लियामेंट को,
मतलब जो सॉरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, उसका आधार है आर्टिकल 30। ठीक ठीक। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी सारे स्केड्यूल याद करने हैं आफ्ताब जी, सारे स्केड्यूल आपको याद करने हैं। ये जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 जो है 137 में रिव्यू जुरिस्डिक्शन है ना विशाल, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे आएंगे तो। जब वहां पर अभी आप उस सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? अभी सिंपल संदीप जी आप ये समझिए, 9th शेड्यूल में अगर किसी कानून को डाला जाता है, पहले 9th शेड्यूल हमारे मूल संविधान में ही था, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें यह कहा गया कि अगर किसी कानून को इसमें जोड़ा जाएगा, किसी कानून को अगर 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन बाद में डिफरेंट केसेस में, वामन राव केस में कहा कि हो सकता है जुडिशियल रिव्यू, और इस केस में IR कोयलो केस में कहता है कि मतलब जो कानून है, कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन भी कर सकती है इसके अंदर अगर कोई कानून है तो। दैट्स इट। अब हम लोग बात करते हैं 10th शेड्यूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 10, अनुसूची 10। इसमें क्या है? इसमें है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। कब जोड़ा जाता है? ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। ओके, हम लोग बात करते हैं तो इसे कब जोड़ा जाता है तो याद रखिएगा, एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसे 52वां संविधान संशोधन 1955 सॉरी 1985 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसके पीछे क्या जरूरत थी इसे जोड़ने की? तो होता क्या है एक्चुअली में, 1966 से 68, ठीक है, मतलब कि 1967 के बाद क्या होता है, 1967 के बाद से भारत के अंदर डिफेक्शन का दौर स्टार्ट होता है। डिफेक्शन का दौर स्टार्ट होता है का मतलब क्या कि जैसे मैं किसी पार्टी से टिकट लूं, उस पर चुनाव लड़ूं उस टिकट से, और चुनाव लड़के मैं किसी दूसरे पार्टी में मैं चला जाऊं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके क्षेत्र से किसी भी एक्स पार्टी वाई, मतलब एक्स कैंडिडेट, वाई कैंडिडेट, जेड कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, और आपने किसी भी, जो भी आपको लगा कि ये कैंडिडेट जो है सबसे अच्छा, आपने उसे वोट दिया और वो जीत गए, किसी भी पार्टी का था, और जीतने के बाद उसने क्या किया कि अपनी पार्टी चेंज कर ली, या अलग अलग कई सारे ग्राउंड हैं अभी आपको मैं बताऊंगा, यानी कि उसने क्या कर लिया, डिफेक्शन कर लिया। ठीक है, पार्टी से उन्होंने क्या कर लिया, पार्टी चेंज कर लिया। ये क्या है, आपके जो वोट का, अगर आपने जो वोट दिया है, आपने मतदान किसे दिया, आपने उसके पार्टी को देख करके आपने उसे मतदान किया, हाँ ये बीजेपी से है या फिर ये कांग्रेस से है, तो मैं इस व्यक्ति को वोट देता हूं। लेकिन उसने आपके वोट का अपमान किया, आपने जैसे वो जीता, जीतने के बाद वो किसी और पार्टी में चला गया। ये तो क्या है, गलत है। ये डेमोक्रेसी में क्या है, लोग चुनकर भेजेंगे आपको, और लोगों ने, डेमोक्रेसी में लोगों ने आपको किस पार्टी के उसमें चुना, बीजेपी या कांग्रेस या कुछ भी, और आपने क्या किया कि चुनने के बाद आपने बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में बीजेपी में चले गए। इसका मतलब क्या है, आपने जो लोगों का जो लोगों ने जो आपको चुनकर भेजा, लोगों ने जो आपको वोट दिया, उस वोट का क्या क्या आपने अपमान किया। ये क्या है, डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है। ठीक है, एक व्यक्ति थे
गया लाल, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हरियाणा में एक एमएलए थे गया लाल, 1967 या 68 है ना। उसमें याद रखिएगा उन्होंने लगभग 10 दिन के अंदर उन्होंने 3 पार्टी चेंज करी थी, और वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया किसका, आयाराम गयाराम का, आयाराम गयाराम, ठीक है, गया लाल, ठीक है। और एक थे आगे चलकर गया लाल के बाद हरियाणा में ही एक थे भजन लाल, उन्होंने भी ऐसा किया। तो फिर जब आता है, तब राजीव गांधी जी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो 1985 में याद रखिएगा कहा जाता है इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक कानून बनाएंगे, और वो बनाएंगे कौन सा, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का कानून बनाया गया और उसे किस में जोड़ दिया गया, 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। दल बदल कानून, कोई इसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं, है ना, इसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा एक तो ग्राउंड है कि अगर आप किसी पार्टी से चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपन भी पार्टी बदल लेते हैं, यह ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड है अगर आप किसी पार्टी से चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद आप उस पार्टी से क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तीसरा ग्राउंड है अगर आप एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी कि एज ए स्वतंत्र सदस्य, किसी भी पार्टी से आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद आप क्या करते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। चौथा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं 12, विधान परिषद में मनोनीत सदस्य होते हैं गवर्नर के द्वारा, 1/6 सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करते हैं, आपको पता होगा। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करें तो उस पर भी दल बदल कानून लगता है। 6 महीने तक वो नॉमिनेटेड मेंबर जो है उनके पास 6 महीने का टाइम होता है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने के बाद वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, उन पर भी दल बदल कानून लगता है। और 5वां कंडीशन होता है अगर कोई मेंबर, कोई सदस्य अपने, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई एमएलसी अगर अपने पार्टी के द्वारा इश्यू किए गए व्हिप का, अपने पार्टी के द्वारा इश्यू किए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। उस कंडीशन में भी आपका दल बदल कानून लागू होता है। ये 5 ग्राउंड्स होते हैं। लेकिन ये दल बदल कानून के संबंध में किसी को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, किसी को मतलब अयोग्य घोषित करना है या नहीं करना है, इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है, इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जो सदन के प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं, जो हाउस है उसके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष लेंगे, राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन लेंगे, विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर लेंगे यानी कि विधानसभा अध्यक्ष लेंगे, और विधान परिषद में वहां के सभापति यानी कि विधान परिषद में वहां के चेयरपर्सन होंगे। लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं होता है ना, किसी पार्टी से नहीं होता है। लेकिन वो जब नॉमिनेट किया जाए तो उसके पास 6 महीने का समय होता है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। बाकी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ बातें, है ना, मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल 102 पढ़ेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, ठीक है ना, वहां पर हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहां पर बस आपको इतनी सी बात इसके बारे में पता रहनी चाहिए थी। अब आज तो हमने प्रियम्बल हमारा स्टार्ट हो नहीं पाया, तो हम लोग कल प्रियम्बल स्टार्ट करेंगे और प्रियम्बल से रिलेटेड चीजों को हम लोग कल देखते हैं, ठीक है, क्लियर है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं। देखिए सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं नितिन, है ना, आप अपने बस नोट्स जितना आपको कराया जा रहा है उस नोट्स को आप लोग क्या करिए, पढ़िए अच्छे से, नोट्स को आप लोग पढ़िए और उसके बाद आप लोग रिवीजन करिए, बस क्वेश्चन आपके सारे बनेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। भाई सर आज का इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी बदलना चाहता है तो क्या प्रोसीजर होगा? प्रकाश जी प्रोसीजर अगर आप बदलना चाहते हैं पार्टी तो बदल सकते हैं, है ना, लेकिन आपके ऊपर दल बदल कानून लगेगा, ठीक है।
कोई मतलब वो नहीं अधिकार है आपको कि वोटर्स के वोट का आप क्या करें, अपमान करें, ठीक है, ऐसा आपको अधिकार नहीं। सर इन महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे चेंज्ड पार्टी, वॉज दैट इलीगल? कोमल शिंदे जी देखिए, उनकी बात करेंगे वहां पर क्या होता है। हम लोग जब एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें एक प्रोविजन किया गया था, अगर कोई एक पार्टी का दूसरी पार्टी में मर्जर हो जाता है, यानी कि किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं मर्जर। यानी कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है ना, तो उस पर क्या कहते हैं, दल बदल कानून लागू नहीं। और वहां पर हुआ था ऐसा ही। लेकिन अभी ये केस कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय में अभी इसका डिसीजन आना है ना, दिसंबर में अभी उसका फाइनल, इसी मंथ में डिसीजन आना है। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। कोमल शिंदे जी अभी आप थोड़े मतलब उसको जो भी डाउट है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने देते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसका क्या इस पर कहना होता है ना, फिर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। 371 क्या कहता है? अरे विशाल 371 अभी पढ़ रहे हैं हम। 371 में स्पेशल स्टेटस है अलग अलग राज्यों को, जैसे गुजरात के अंदर क्षेत्र है एक, गुजरात के अंदर कुछ क्षेत्र है, महाराष्ट्र के अंदर कुछ क्षेत्र, जैसे विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र में, गुजरात में जैसे सौराष्ट्र रीजन है, उसके बारे में वहां पर विशेष प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 371A है, उसमें नागालैंड से रिलेटेड विशेष प्रावधान है ना। उसी तरह अलग अलग राज्यों से रिलेटेड विशेष प्रावधान है। जब आर्टिकल 371 पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस खत्म होने में टाइम लगेगा मयंक, है ना। अभी हम लोगों ने मतलब समझिए आपकी 25% के आसपास सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है। टिकट का मतलब होता है जब चुनाव लड़ता है ना, तो किसी पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़ते हैं ना, पार्टी आपको चुनाव लड़ने की जो अनुमति देती है, हाँ हमारे पार्टी से आप चुनाव लड़िए, उसी को बोलते हैं टिकट मिलना। डियर स्टूडेंट जी उसके लिए आप चिंता मत करिए, है ना, हमारी जिम्मेदारी है ना, कि कैसे समाप्त करना है, हमारे ऊपर है वो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड